हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें एक्चुअल में कैसे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इन व्हाट वे ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रेस्पायर. सबसे पहला स्टेप बच्चों इसमें होता है, नंबर 1 इज ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन का सबसे पहला इनिशियल स्टेप इज ब्रीदिंग, और यू कैन से पल्मोनरी रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसको हम कह सकते हैं. इसमें होता है क्या है ब्रीदिंग में, एज यू नो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द दैट इज ब्रीथिंग इज सिंपली यू कैन से इंस्पायरेशन. क्या है ये? इंस्पायरेशन है. और इंस्पायरेशन में क्या होता है? फ्रेश एयर इज टेकन इनसाइड. हम फ्रेश एयर इनसाइड लेते हैं इनटू लंग्स, ठीक है ना. एंड सेकंड थिंग, एक्सपायरेशन करते हैं. एक्सपायरेशन क्या होता है? फाउल एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम लंग्स. मतलब सीधी सी बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की और जो इंस्पायरेशन की, ये दो प्रोसेसेस यहाँ पर चलती हैं, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप देखते हैं, इनहेल किया, एक्सहेल किया. जब हमने इनहेल किया, एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्रेश एयर है उसको हमने इनहेल कर लिया है. व्हेन वी एक्सहेल, कि हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, इट कम्स आउट, ये बाहर आ जाती है, ठीक है. इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, और यू कैन से पल्मोनरी रेस्पिरेशन. सेकंड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस. उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन होगा गैसेस का. डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है एंड जो CO2 गैसेस हैं, इनका डिफ्यूजन होगा अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. कि सपोज ये हमारे पास एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक एल्वियोलाई है, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना. हमें पता है कि यहाँ पर जब हम इनहेल करते हैं, फ्रेश एयर आती है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है. और जब हम ब्लड की बात करते हैं, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू दिस. और यहाँ पर CO2 कंसनट्रेशन कम होगी, यहाँ ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी. तो क्या होगा? हमें पता है जो डिफ्यूजन है, जो हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, इट अकर्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में, और इधर CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ये लंग्स में डिफ्यूज कर जाएगी. इसी को बच्चों हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज या डिफ्यूजन की जो हम बात करते हैं, कि यहाँ पर CO2 का ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए डिफ्यूज कर जाएगी लंग्स में, और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन लंग्स में ज़्यादा है तो ये डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में. तो इस तरह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2 विल टेक्स प्लेस अक्रॉस द, यू कैन से, एल्वियोलर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. अब क्या करेगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, अब ये इसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ द, यू कैन से, गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड. कि जैसे ही यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर जो ब्लड हो गया, अभी क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. और जब ये ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? सपोज ये टिश्यूज़ के पास आ गए, यहाँ पर हमारे पास टिश्यूज़ अवेलेबल हैं, तो जब टिश्यूज़ रेस्पायर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और क्यों अब यहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, और ब्लड के अंदर हम क्या देखते हैं, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो अब ब्लड से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो सेल्स में चली जाएगी, आगे ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर आ जाए। क्यों, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जो गैसेज हैं वो वहाँ पर डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया गैसेज का ऑफ द ब्लड। अब क्या होगा फोर्थ स्टेप में, ये जो मैंने बात समझाई है कि द एक्सचेंज और यू कैन से डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज कौन सी है, ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स बिटवीन, किसके इसके बीच में होता है, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, ब्लड एंड टिश्यूज। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि यहां पर जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है कि टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो ब्लड के अंदर आ जाए। क्यों, टिश्यूज जब रेस्पायर करते हैं, जब आप सपोज ग्लूकोज आपने रेस्पायर किया, तो जब उसका कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है तो CO2 इज इवॉल्व्ड एंड दैट CO2 मीन्स, अब टिश्यूज के अंदर जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड के अंदर कम है तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। और हम ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देन दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द सेल्स। एट द लास्ट यू कैन से, सबसे लास्ट स्टेप में आएगा हमारे पास फिफ्थ स्टेप। अब ऑक्सीजन पहुंच गया किसके पास, सेल्स के पास, तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल्स। सेल्स क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, किस पर्पज के लिए, फॉर द कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, फॉर द कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों, कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है किसका, कि जो ऑर्गेनिक फूड हमने लिया है, ठीक है ना, उसका ब्रेकडाउन। तो कैटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, सेल के अंदर सिर्फ ग्लूकोज जा सकता है, उसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड अब जब उसका ऑक्सीडेशन होगा मीन्स कैटाबॉलिज्म होगा तो फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और CO2 भी रिलीज होगी, ठीक है ना, और इसी को हम क्या कह देंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ, रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। अब जरा ये देख लेते हैं कि हमने ये बोला था कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक सबसे पहला स्टेप है हमारे रेस्पिरेशन का। तो जरा आज ये भी देख लें कि ब्रीदिंग होती कैसे है। हम ये तो बात कर रहे हैं कि ब्रीदिंग इज सिंपली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम बात करते हैं कि जो फ्रेश एयर है इट इज इनहेल्ड इनसाइड द लंग्स, और जब हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो फाउल एयर है या जो बैड एयर है इट कम्स आउट फ्रॉम द लंग्स। लेकिन बात आती है कि हाउ दिस इज पॉसिबल दैट कि हमेशा हम सोच के तो सांस नहीं ले रहे हैं, या सोच के तो हम ये नहीं कि हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। इट इज अ यू कैन से कंटिन्यूस प्रोसेस। जब आप रात को सो जाते हैं तब भी ब्रीदिंग चल रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ दिस ब्रीदिंग टेक्स प्लेस, मैकेनिज्म क्या है। सो लेट अस फोकस मोर ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
mechanism of breathing। देखिए बच्चों, अभी मैंने बात की, हमारे पास जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, जो इंस्पिरेशन है और वो एक्सप्रेशन, उसके दो पार्ट हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट होती है एयर की, कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इनहेलेशन होता है, और जब एक्सपायर करते हैं तो एक्सहेलेशन होता है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि इसमें दो प्रोसेस हम पढ़ते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है ना। अब इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यही हो रहा है ना। इनहेलेशन कर रहे हैं तो फ्रेश एयर जा रही है, अगर एक्सलेशन करें तो फाउल एयर बाहर जा रही है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है, कि एयर अंदर जा रही है और एयर लंग से बाहर आ रही है। हाउ इट इज हैपनिंग, ये हो कैसे रही है। ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय, ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय, ये हमारा सवाल है कि कौन इसको कैरिड आउट करेगा, कौन इसको क्रिएट करेगा। कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। किसके बीच में, लंग्स के बीच में और बाहर एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है ना। ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इन दोनों के बीच में हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो होता कैसे है, हाउ दिस प्रेशर ग्रेडियंट विल अकर्स। अगर हम बात करते हैं कि जो इंस्पिरेशन है ये कब होगा और एक्सपिरेशन कब होगा, दो पॉइंट हम यहां पे पढ़ेंगे कि अगर इंस्पिरेशन होना है, क्या होना है, इंस्पिरेशन, अगर सपोज इंस्पिरेशन होना है, कि इंस्पिरेशन कैन अकर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लंग्स का जो प्रेशर होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या हम ऐसा कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है, इट शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि तभी जो एयर है अंदर की तरफ जाएगी, मीन्स हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ ही एयर मूव करती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंस्पिरेशन कैन अकर्स, यू कैन से इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इसको हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। याद रहेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द, कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आएगा बच्चों यहां तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर शुड बी नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स, देयरफॉर देयर शुड बी नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स, कि हमारे लंग्स के अंदर हमेशा नेगेटिव प्रेशर रहना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया। फिर बात कर ले जरा कि सिमिलरली
अगर इंस्पिरेशन के लिए ये सिचुएशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसमें जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है कम होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्लियर है। तो इन द सिमिलर मैनर, सिमिलरली जब एक्सपायरेशन होना है, सिमिलरली अगर क्या होना है, एक्सपायरेशन कैन अकर्स, एक्सपायरेशन कैन अकर्स। अब क्या होना चाहिए कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है दैट शुड बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर is higher than the atmospheric pressure, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, देन एक्सपायरेशन विल अकर्स। 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब बात आती है कि हमने ये तो बात करी प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, और हमने ये भी बात कर ली कि लंग्स में कैसा प्रेशर होना चाहिए और आउटसाइड कैसा प्रेशर होना चाहिए। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये कंडीशन है, हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये कंडीशन है। फिर बात आती है कि हु क्रिएट्स दिस प्रेशर ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन ये आता है, हु क्रिएट्स दिस, हु क्रिएट्स दिस प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करेगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, द प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय, हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं, विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स। हमारी जो रिब्स होती है ना बच्चों, उसके बीच में इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होती हैं। और ये इंटरकोस्टल मसल भी 2 तरह की होती हैं। एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो अंदर की तरफ लगी होंगी, और एक होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो हमारी बाहर की तरफ लगी होंगी। क्लियर। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा विच हेल्प इन द, यू कैन से दिस बिल्डअप ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारा एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है विच यू कैन से सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। ठीक है ना। इसके भी जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जो थर्ड हमारे पास फैक्टर आता है विच हेल्प टू क्रिएट दिस प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है ना। जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी हेल्प करती हैं कि वो जब रिलैक्स हैं तो इंस्पायरेशन को हेल्प करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एब्डोमिनल मसल तो वो एक्सपायरेशन को बूस्टअप करती हैं, उसको हेल्प करती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द हु क्रिएट्स दिस प्रेशर ग्रेडियंट। इस क्वेश्चन को जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इट इज क्रिएटेड बाय द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय, इसका आंसर कर रहे हैं हम कि इसको प्रेशर को कौन क्रिएट करता है। इसमें पहला आता है हमारे पास इंटर कोस्टल मसल्स। ठीक है बच्चों। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं दे अकर बिटवीन द रिब्स, ये रिब्स के बीच में होती है। दीज अकर्स बिटवीन द रिब्स। जैसे सपोज ये हमारी रिब्स हैं, ये एक रिब है हमारी और ये दूसरी रिब है। ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर जो मसल प्रेजेंट होगी, दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो मसल प्रेजेंट होगी, दोनों को जो जोड़े रखे हुए मसल, इनके बीच में जो मसल प्रेजेंट होगी, इस मसल को हम क्या कहेंगे। अब देखिए, एक मसल मैंने बाहर की तरफ दिखा दी है, मीन्स जो ये बाहर वाली है ये होगी एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ये आपके पास रिब्स होगी दोनों, और इससे जो पीछे वाली है ये वाली, ये इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल ये होती है बच्चों, ठीक है ना। जो इसका मतलब क्या होगा, जो इंटरकोस्टल मसल है इट इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है ना, दीज आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह की होती हैं। पहला आ जाएगा इसमें, हमने बोला कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बच्चों, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हमारा जो रिब्स है और हमारा जो स्टर्नम है इट गोज अपवर्ड, स्टर्नम को हमारे अपवर्ड कर देगा और आउटवर्ड लेके जाएगा, ठीक है ना। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होके दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रिब्स एंड पुल द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड, ऊपर की तरफ पुल करती हैं, बाहर की तरफ आती है ना हमारे, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ अपवर्ड आ रही है, और यू कैन से आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। कौन कराता है इसको, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो वहां पर जो रिब्स हैं और जो हमारा स्टर्नम है ये किसकी तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है और आउटवर्ड आता है, ठीक है ना। फिर बात आती है दूसरा हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये अंदर वाली जो मसल्स है, ये इंटरकोस्टल में जो अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द रिब्स एंड स्टर्नम, कहां लेके जाएंगे, अप डाउनवर्ड। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल रिब्स एंड स्टर्नम, या अपवर्ड था, यहां क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, स्टर्नम डाउनवर्ड, एंड यहां आउटवर्ड है तो यहां क्या हो जाएगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ धक्का देता है। क्लियर। तो ये मसल का काम है कि हमारी मसल जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, दे आर रेस्पॉन्सिबल, यू कैन से कि अगर हमारा जो रिब केज है या जो हमारी थोरेसिक कैविटी बाहर की तरफ आती है, वो इन्हीं मसल्स के कारण आती है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो अपवर्ड आती है और डाउनवर्ड जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड यू कैन से होता है, ये फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है। दूसरा है हमारे पास डायाफ्राम, एक ऐसा स्ट्रक्चर है डायाफ्राम विच सेपरेट्स यू कैन से थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज द यू कैन से सेकंड डायाफ्राम, बोलेंगे डायाफ्राम लिखा जाएगा डायाफ्राम। एक्चुअली ये जो डायाफ्राम होता है बच्चों, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट, आपको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डोम शेप्ड होता है बिलो द थोरेसिक कैविटी, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कैसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फ्लैट, एंड गेट्स लोवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर।
गेट लोअर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर, क्योंकि इसके पास भी मसल फाइबर होते हैं, वो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये नीचे की तरफ जाता है। कैसे कि जब ये हमें देखते हैं कि ये इस तरह का डोम शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, और यहाँ पर हमारी थोरेसिक कैविटी होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ गया ना। मीन्स पहले यहाँ पे था, अब ये नीचे की तरफ आ गया कॉन्ट्रैक्ट होने। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी है इसका, इससे ये नीचे की तरफ जाता है, हमारे एब्डोमेन की तरफ जाता है। ठीक है ना। तो तीसरा इसमें आता है हमारे पास थर्ड, एब्डोमिनल मसल्स। कि जो हमारे एब्डोमेन की मसल्स हैं, दे आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है ना। एब्डोमिनल मसल्स। देखिए बच्चों, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तब ये हेल्प करते हैं किसमें, कि हम इंस्पायर करें, एयर हमारे बॉडी के अंदर आए। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एब्डोमिनल मसल, दे हेल्प इन द, यू कैन से, एक्सपायरेशन प्रोसेस। ठीक है ना। व्हेन दीज मसल्स आर रिलैक्स, अब ये रिलैक्स हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, दे प्ले, यू कैन से, दे प्ले ए, यू कैन से, एक्टिव रोल इन, दे प्ले पैसिव, नॉट एक्टिव, पैसिव रोल इन इंस्पायरेशन। पैसिव रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ ये रिलैक्स हैं। इसका मतलब कि इंस्पायरेशन में ये पैसिव रोल प्ले करते हैं, नॉट एक्टिव रोल। बट इन केस ऑफ, यू कैन से, बट इन केस ऑफ एक्सपायरेशन दे प्ले एक्टिव रोल and help and contract to boost the expiration process, कि उस प्रोसेस को थोड़ा सा बूस्ट अप करते हैं। इसको हम बोलते हैं हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता लग गया कि जो ब्रीथिंग का जो इंस्पायरेशन हो रहा है और जो एक्सपिरेशन हो रहा है, हमने बोला कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। फिर हमने बात की कि अब इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाएगा कौन। तो हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। एक हमारे पास आ गया है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया डायफ्राम, और तीसरा हमारे पास आ गया एब्डोमिनल मसल। अब हम यहाँ पर मैकेनिज्म स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से इंस्पायरेशन होता है और किस तरह से एक्सहेलेशन होता है। अब हम उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि इंस्पायरेशन के कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस वहाँ पर होते हैं इफ इंस्पायरेशन अकर्स। देखिए जरा, सबसे पहले इंस्पायरेशन की बात करेंगे। सबसे पहला हम इंस्पायरेशन की ही बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मैकेनिज्म। देखिए बच्चों, जब इंस्पायरेशन होना है, अब आप सोए पड़े हो, आपकी सांसें अंदर जा रही हैं और सांसें बाहर आ रही है, हाउ इट इज पॉसिबल। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं और कैसे वो बाहर जाती है। सबसे पहले जो इंस्पायरेशन है, इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। फर्स्ट पॉइंट, इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम के लिए पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम की बात करें, थोरेसिक चैम्बर की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, जो क्या करता है, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को
इंक्रीज कर देगा। कैसे? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का समझ लो कि जैसे सपोज ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है ना, और इसके बाहर हमारे पास यहां पर इसके साथ साथ हमारे पास ये हमारी बैकबोन है, जिसको हम कहते हैं हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, इसमें ये लगी हुई है, ये बैक साइड हो गया हमारा। इस तरह से इसमें से ये वर्टेब्रल कॉलम हो गया, ये हमारी वर्टेब्रे होगी, ठीक है ना। जब ये वर्टेब्रे होंगे तो यहाँ से रिब्स जाएंगे ऐसे, तो इसका मतलब इस साइड में क्या होगा हमारे पास, इस साइड में होगा हमारे पास हमारा स्टर्नम, इस तरह से यहाँ ये हमारे जहाँ पर रिब्स आके जुड़ती हैं, ये यहाँ पर रिब्स जुड़ती हैं और ये हमारा स्टर्नम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्या है, ये स्टर्नम का है, और यहाँ पर क्या है, हमारी रिब्स हैं। इसका मतलब क्या होगा कि रिब्स एंड स्टर्नम है, यहाँ पर है क्या, ये रिब्स एंड स्टर्नम, ये एरिया है, ठीक है ना। ये हमारा लंग्स की कैविटी है। तो हम यहाँ पर इनहेलेशन की बात करते हैं कि इसमें एयर कैसे आएगी, उसकी हम बात करें। और नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे ये हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होगा, दिस इज डायफ्राम। ये हमने सेटअप की बात की है अब तक कि अब होगा क्या, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये नीचे की तरफ चला गया। जब ये नीचे की तरफ गया है तो इधर क्या है, ये एंटीरियर साइड है, और इधर क्या है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है कैसे इंक्रीज हुआ, ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ। ये नीचे की तरफ गया तो ये ऐसे बढ़ा, ऐसे इसका इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। फिर देखते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जब हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये डाउनवर्ड गया, ठीक है ना। और डाउनवर्ड जाने से क्या हुआ कि जो वॉल्यूम बढ़ा है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा, ठीक है ना। मतलब कि वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हुआ नीचे की तरफ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ये भी क्या करेगी, काजिंग एन इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, काजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये भी थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे करेगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब डोर्सो वेंट्रल एक्सिस समझ लो, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है हमारा बच्चों, ये हमारी डोर्सल साइड है, और जिधर हमारा स्टर्नम होता है ये हमारा वेंट्रल साइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो ऐसे बढ़ेगा, मीन्स इस दिशा में बढ़ेगा, ऐसे एक्सपेंड होगी। मीन्स जो चेस्ट रीजन है, रिब्स एंड स्टर्नम, ये क्या होंगे, दे रेज्ड, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दे रेज्ड, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, स्टर्नम रेज्ड, क्लियर। हमने यही तो बात आपको बोली है कि जैसे ही डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो रिब्स एंड स्टर्नम है दे रेज्ड, मीन्स वो फॉरवर्ड बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे हम वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तब डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अब क्या हुआ है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक चैम्बर, द ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। एक ओवरऑल इंक्रीज देखने को आपको यहां पर मिलता है थोरेसिक चैम्बर में, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, ठीक है ना। और यू कैन से ये ओवरऑल इंक्रीज आल्सो सीन इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम काजेज थोरेसिक चैम्बर, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर काजेज सिमिलर इंक्रीज इन, कि जैसा थोरेसिक चैम्बर में चेंज आएगा वैसा ही हमारे लंग्स में सेटअप है, और ये सेटअप जरूरी भी है, तभी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है बच्चों। हमें ये चीज याद रखनी है, जो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज आएगा इट इज सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये पल्मोनरी वॉल्यूम में भी वही चेंज आता है, इन पल्मोनरी वॉल्यूम ऑफ लंग्स, कि लंग्स के वॉल्यूम में भी वही चेंज आपको दिखाई देगा। तो अब हुआ क्या, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अब पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो इसका क्या फर्क पड़ा, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, कि जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाए। क्योंकि आप देखिए बच्चों कि जब इसका ये बाहर की तरफ गया तो ऐसे बढ़ गया साइज और ऐसे भी बढ़ गया साइज, तो अंदर वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया, लेकिन प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। टू द विच इज लेस देन द, और यू कैन से टू लेस देन द एट आउटसाइड, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द आउटसाइड, जो बाहर की तरफ आउटसाइड जो हमारे पास प्रेशर है, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको पता है बच्चे, हमने पहले यही कंडीशन बताई थी, इंस्पिरेशन कब होगा, कि जब हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा और आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा होगा, तो तब क्या हो जाएगा, हैंस द एयर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, हैंस एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अंदर की तरफ भागेगी एयर, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, इनसाइड द लंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड, और यू कैन से इंस्पायरेशन, हैंस इंस्पायरेशन अकर्स। और इस तरह से बच्चों क्या होती है, इंस्पिरेशन हो जाती है। क्लियर, देखो बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं, अब जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी जाती है। कि अभी ये चेंजेस आपने देखे कि जो चेंज हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर आया, थोरेसिक चैम्बर के अंदर आया, वही सेम चेंज हमारे लंग्स के अंदर भी आया। तो अब हम कर पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, कि एक्सपायरेशन कब होगा। ये तो हमने इनहेलेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन।
ठीक है बच्चों, एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या रहेगा। देखिए बच्चों, जब हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ज़्यादा टाइम तक ले कॉन्ट्रैक्शन नहीं रह सकता, वहाँ पर डायफ्राम अपनी ओरिजिनल शेप में भी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हम यही सीधी बात करेंगे, द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल, जो अब अंदर की इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये दोनों की दोनों क्या होंगे, ये जो डायफ्राम है ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, द यू कैन से रिलैक्सेशन ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, कि डायफ्राम है रिलैक्स हो जाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अकर्स। पहले क्या हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हो गया एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल विल अकर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इट यू कैन से रिजल्ट्स इन द रिटर्न ऑफ द यू कैन से डायफ्राम एंड स्टर्नम, इट हेल्प इन द रिटर्न of diaphragm and sternum to their original position, to their original position, कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। कैसे, एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आएंगे, ठीक है बच्चों। जरा मैं यहीं पे डायग्राम एक ड्रा कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लंग्स का साइज भी हम छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। अब हम पूरा यहाँ पर जो डायफ्राम दिखाएंगे, पूरा डोम शेप दिखाएंगे ऐसे, ये हमारे पास डोम शेप स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे ही, ये पीछे हमारा वर्टेब्रल कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और आगे की तरफ यहाँ हमारा रिब्स एंड स्टर्नम, ये हमारा रिब्स एंड, ये हमारा रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है ना। अब ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ओरिजिनल शेप में चला गया ना। और अब क्या होगा, इसमें जो एयर है वो बाहर की तरफ भागेगी, ऐसा होने से। कैसे हुआ ये सब, दैट मीन्स रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है ना, रिटर्न्स टू ओरिजिन, रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। अब वही बोला हमने कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अब जो पहले थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, अब क्या होगा, इससे वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। देयर बाय इट reduces द thoracic volume, thereby it reduces the volume of thoracic chamber। तो thoracic chamber का वॉल्यूम क्या हो गया, अब रेड्यूस हो गया। और जब thoracic chamber रेड्यूस होगा तो ये किस में दिखेगा, सिमिलरली reduce in pulmonary volume। तो सेम सिमिलरली क्या होगा, रिड्यूस होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में भी। इससे क्या हुआ, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दिस हेल्प इन
इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो यहां पर क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या कर जाएगा, अब इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, विच इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज अबव, और यू कैन से मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि अब क्या हुआ है कि आप देखिए कि ये भी ऊपर की तरफ गया, ये भी मीन्स अब जो डायाफ्राम है वो इधर पोस्टीरियर था ना, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, अब एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है। इधर क्या हो रहा है, ये वेंट्रल टू डोर्सल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अब थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज कर गया, पहले इतना था अब इतना हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है ना, विच इज अबव और मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, काजिंग द एक्सपल्सन ऑफ द एयर, causing the expulsion of air from lungs to outside, लंग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, एंड हेंस दैट इज क्या बोलेंगे इसको, एक्सपायरेशन। इसी को हम नाम देते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना कि जब भी हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि इंस्पायरेशन कब होता है और एक्सपायरेशन कब होता है। अगर आपने इंस्पायरेशन को अच्छी तरह से समझ लिया, एक्सपायरेशन में तो सिर्फ यही चीज़ें सीखनी है कि किस तरह से जो डायाफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल शेप में जा रहा है, जो हमारे स्टर्नम में रिब्स हैं वो भी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, विच इज सिमिलरली रिड्यूस इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गया तो इससे क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा, विच इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स वाई जो एयर है अब वो लंग से बाहर निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास जो मैकेनिज्म है जो इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। लेकिन अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की, तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी हैव द एबिलिटी, हमारे अंदर एबिलिटी है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, एंड कर लो, एंड एक्सपायरेशन करेंगे कैसे, बाय एब्डोमिनल मसल, बाय एब्डोमिनल मसल। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जब वो रिलैक्स होंगी तो इट बूस्ट द इंस्पायरेशन, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो ब्रीदिंग की हम बात करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन हम कहते हैं 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, ठीक है ना। एंड हेल्दी पर्सन, एंड हेल्दी पर्सन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट्स। नीट में बहुत सारे सवाल आते हैं इसको लेके कि जो अडल्ट की हम बात करते हैं, एक हेल्दी अडल्ट की, जब वो नॉर्मली ब्रीथ करता है तो उसमें 12 to 16 टाइम वो ब्रीथ करता है। लेकिन जब एट रेस्ट की बात पूछा जाएगा आपसे, एट रेस्ट, तब आपने 14 to 18 टाइम्स पर मिनट लेना है। ये आंकड़ा आपने याद रखना है।
जब वो हेल्दी पर्सन का ब्रीथ पूछ रहा है तो 12 to 16 बताना है। जब वो रेस्ट पे बता रहा है तो 14 to 18 टाइम्स वो ब्रीथ करता है जब वो रेस्ट पे होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कई बार एज फैक्टर को लेके बहुत सारे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वो जरा एक डाटा मैं आपको दे देता हूं। एज के अकॉर्डिंग भी कुछ सवाल नीट में पूछे जाते हैं कि जैसे 0 to 12 मंथ्स का है, 0 to 12 मंथ्स का बेबी है, वो कितना टाइम्स ब्रीथ करता है। देखो जब बच्चे होते हैं उनमें मैक्सिमम ब्रीदिंग होती है, उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा रहता है। 1 मिनट में कम से कम भी 30 से 60 टाइम्स पर मिनट। ठीक है बच्चों। अब बेबी और थोड़ा बड़ा होता है, 1 to 3 ईयर्स की हम बात करते हैं। 1 से 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं बेबी की, 1 से 3 साल का बेबी है तो उसमें ये थोड़ा सा फिर डिक्रीज आ जाएगा। इट इज 24 to 40, कितना हो जाएगा 24 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। फिर अगर हम और देखें कि और एज फैक्टर को बढ़ा दे, 4 to 5 ईयर्स कर दे इसको बेबी का, अब वो चिल्ड्रन बन गया है 4 to 5 ईयर्स का, तो उसमें 22 से 34 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। ठीक है ना। और लास्ट में हम बात करते हैं 6 to 12, तो उसमें हो जाता है 18 to 30। 6 to 12 ईयर्स के चाइल्ड में हो जाएगा ये, दैट इज 18 to 30 टाइम्स पर मिनट। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारे पास जो ब्रीदिंग रेट है या जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो इस तरह से वेरी करती है। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें द वॉल्यूम ऑफ द एयर, हम इसको नापेंगे कैसे। हम बता रहे हैं कि इतना होता है, इतने ml होता है, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर, जिसकी हेल्प से हम एयर के वॉल्यूम को पहचान सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ये भी नोट डाउन कर लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ द एयर, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज एस्टिमेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। अब स्पायरोमीटर का फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है ना। इट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट, कि हमें क्लिनिकली असेसमेंट करना है पल्मोनरी फंक्शन का, पल्मोनरी फंक्शन, इसको असेस करने की बात ये करता है। फिर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं हमें अपनी नाक से ही सांस क्यों लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी शुड ब्रीथ थ्रू नेजल चैम्बर, कि नेजल से ही हमें क्यों ब्रीथ करना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। इट इज ऑलरेडी यू कैन से आई हैव गिवन इन द यू कैन से व्हेन आई हैव गिवन यू द ट्रैक, जब हमने लंग्स का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की हमने बात की थी कि हमारा ट्रैक क्या है, हम नोस्ट्रिल से शुरू होते हैं और हम लंग्स तक की बात करते हैं। तो एक इसमें कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक इसमें एक्सचेंज पार्ट होता है। तो एक्चुअल में एडवांटेज हम आज बात करेंगे, एडवांटेज ऑफ नेजल ब्रीथिंग, एडवांटेज ऑफ नेजल ब्रीदिंग, कि नाक से सांस लेने के क्या फायदे हैं। इसका मतलब क्या, ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके क्या बेनिफिट होंगे। ठीक है ना। और यू कैन से नेजल ब्रीथिंग, या इसको हम कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ, और यू कैन से फंक्शन ऑफ, एडवांटेजेस या फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, के कंडक्टिंग पार्ट से सांस लेने के या जो एडवांटेजेस हमारे पास फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट के क्या रहेंगे। पहला है कि हमारा जो नेजल अगर हम ब्रीथिंग करते हैं तो एयर के अंदर क्या होता है, एयर कंसिस्ट ऑफ डस्ट, एयर कंटेन डस्ट होती है, उसमें मे भी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं,
होते हैं नहीं होते हैं? तो जब ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना, डस्ट होंगी और बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना, फ्रेयर आर गेट फिल्टर्ड इन द नोज, बैक्टीरिया आर गेट फिल्टर्ड इन द नोज, एक एडवांटेज हो गया। दूसरा है कंडक्टिंग पार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल टू, कंडक्टिंग पार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल टू ब्रोंक्यूल, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका भी फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, मेक्स द एयर एयर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेक्स द एयर सुटेबल फॉर लंग्स, ठीक है ना, कि लंग्स के लिए सुटेबल हो जाए, लंग्स, दैट इज रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो दीज आर द, यू कैन से, बेनिफिट इफ वी ब्रीथ थ्रू द नोज। इसलिए बच्चों मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या रहते हैं, फिर हमने ये देखा कि जब हम रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग ऑटोमेटिक कैसे हो रही है, कि जब हम सो रहे हैं तब भी हो रही है, जब हम जाग रहे हैं तब भी, इसका मतलब ये एफर्टलेसली हो रही है, इसमें हम जोर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तब हमें इसमें फटाफट से सांस लेना पड़ता है, फटाफट से छोड़ना पड़ता है। क्यों? रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी पल्मोनरी वॉल्यूम्स होंगे, ठीक है ना, और उनकी फिर हम जो वॉल्यूम्स को जोड़ के हम वहाँ पर कैपेसिटीज निकालेंगे कि हमारे लंग की कुछ कैपेसिटीज होती हैं। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।